हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ज़्यादातर जो एसएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसका सीधा टारगेट, इसका सीधा मतलब आप अगर जवाब दोगे तो बोलोगे कि वैकेंसी कम आती है इसलिए फेल हो जाते हैं। देखो, वैकेंसी कम आती है वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो 17,000 18,000 बच्चे होते हैं वो कैसे, वो भी तो पास हो रहे हैं, वो उसमें से कुछ रिपीटर हैं, कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि वैकेंसी कम आती है। हर फील्ड में आप जाओगे, नीट के एग्जाम में जाओगे, जेई के एग्जाम में जाओगे, यूपीएससी के एग्जाम में जाओगे, या फिर किसी भी इसमें फील्ड में देख लो, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आप बिज़नेस में ही देख लो, उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आप फार्मिंग देख लो, उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। आप अपनी गली में दुकान में देख लो, आप अपने कॉलोनी में देख लो, दुकान कितनी सारी है, दुकान खोलने में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो हर चीज़ में कॉम्पिटिशन, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि वैकेंसीज़ कम है। अगर 1 लाख वैकेंसी आ जाएँगी ना, तो भी उसमें उतने का ही सिलेक्शन होने वाला है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला अगर आप इसी माइंडसेट से तब भी जियोगे। ठीक है? फिर 1 लाख अगर वैकेंसी आएगी तो 1 करोड़ बच्चे आ जाएँगे उसको फॉर्म भरने वाले, उसकी तैयारी करने वाले। कॉम्पिटिशन कभी नहीं कम होने वाला। हाँ, ये आपको ज़रूर सोचना है कि जो 1% जिसका सिलेक्शन होता है, वो एक्चुअली 1% ऐसा क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन होता है? जो 99% ऐसा क्या नहीं करते हैं, जो मुझे भी नहीं करना है? जो 1% जो 99% में से आप 1% में से कैसे आ सकते हो? ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली इस वीडियो का पर्पज़ है मुझे आपको बताना। तो पहला पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। देखो, मैं मान के चलता हूँ, हाँ, ठीक है। आप इस बोलोगे कि अरे यार, ये वही फालतू बात आप रिपीट कर रहे हो कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होता है प्रॉपर स्ट्रैटेजी? आपको अभी इसकी अहमियत नहीं पता है। इसकी अहमियत आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन आपका पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा और आप बोलोगे यार क्या गलतियाँ मैंने करी। मैंने तो पूरी अच्छे से पढ़ रहा था। देखो, ये कॉम्पिटिशन है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं का बोर्ड नहीं है कि हाँ भाई डेली पढ़ो और इतने मार्क्स ले आओ और 90% से ऊपर स्कोर करो। माँ-बाप खुश, हम खुश, रिश्तेदार खुश, नहीं। यहाँ पे आपको दूसरों से बेटर करना है, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अब दूसरों से बेटर अगर करना है ना, तो हमें वो सारी चीज़ें करना पड़ता है जो दूसरा वाला कर रहा है, और इवन उससे ज़्यादा करना पड़ता है, तभी तो हम उससे आगे निकल पाएँगे। उसके लिए हमें कई सारी चीज़ें करते हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह ढूँढते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मोटिवेट रहते हैं, डेडिकेट रहते हैं, पेशेंस रहते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के अंदर आती हैं। वो मैं धीरे-धीरे अभी पूरी वीडियो जब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है इनकंसिस्टेंसी प्रिपरेशन। अभी मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपने लाइफ में या फिर अपनी प्रिपरेशन पे, तो आप भूल जाओ, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी जो गलतियाँ वो माफ़ हो सकती हैं कि आपने सपोज़ जो है चैप्टर्स को, या फिर कुछ और गलतियाँ मैं कहूँ कि आपने क्वेश्चंस कम लगाए, ठीक है, रिवीज़न कम किया, ठीक है। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, भले ही देखो, भले ही आप 4 घंटा पढ़ो, आप 8 से 10 घंटा की जगह भले ही आप 4 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो भाई, डेली पढ़ो प्लीज़। उस यही होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली पढ़ोगे तभी आप सफल हो पाओगे, वरना मैं 100% बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये नहीं बोला कि 99.99% आप सफल हो जाओगे, नहीं, विफल हो जाओगे। इनकंसिस्टेंसी का मतलब अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप 1 दिन पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे, फिर 1 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन, इस तरीके का पैटर्न अगर आपका चल रहा है, या फिर 4 दिन पढ़ोगे, 3 दिन नहीं, 4 दिन पढ़ोगे, 3 दिन नहीं। हर 4 दिन में आपकी आँख खुलती है, 3 दिन में आँख खुलती है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप भले ही कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, वही होती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी किसी भी कीमत पे। तीसरा जो है वो है पीवाईक्यूज़ को कंप्लीटली इग्नोर करना। देखो, माना कि चलो ठीक है, आप जिस भी बैच में पढ़ रहे हो वो पीवाईक्यूज़ ही करा रहा है, तो आप वेल एंड गुड, तो फिर आप अच्छी जगह से प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन आप ऐसी जगह प्रिपरेशन कर रहे हो जो जहाँ पर केवल आप क्लास के क्वेश्चन ही कर रहे हो और पीवाईक्यूज़ को आप ध्यान ही नहीं दे रहे। पीवाईक्यूज़ का मतलब यही नहीं कि जो मेरे टोटल क्लास क्वेश्चन है वो ही क्लास क्वेश्चन है। आपको क्लास क्वेश्चन के साथ-साथ प्रीवियस ईयर को भी तो देखना है भाई। कई क्लास क्वेश्चन जो है, क्लास क्वेश्चन में एक्चुअली ना सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो क्लास क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। लेकिन आप तो केवल एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका तो मेन गोल केवल एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आप उसके पीवाईक्यूज़ देखो कि क्या मैं उस वाले एग्ज़ाम के पर्टिकुलर जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं रात-दिन जग रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने त्याग दिया, क्या उसकी पीवाईक्यूज़ बना पा रहा हूँ मैं? क्या सीजीएल की पीवाईक्यूज़ मैं बना पा रहा हूँ? उसका एक पर्टिकुलर बुक खरीदो, या फिर ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो, या फिर मॉक टेस्ट में भी चैप्टर वाइज़ मिल जाता है। एसएससी, सीजीएल के आप सेक्शन में जाओगे, चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट, तो वहाँ से आपको डेफिनिटली पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे, आप उनको सॉल्व करके देखो। तो आपको इग्नोर नहीं करना भाई, क्लास क्वेश्चन के साथ आप थोड़ा-थोड़ा पीवाईक्यूज़ बना के भी चलो, या फिर यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जहाँ पर आपको पीवाईक्यूज़ कराई जाती हैं, ठीक है? तो पीवाईक्यूज़ को आपको बिल्कुल नहीं करना इग्नोर। बाकी तीसरा जो चौथा है वो हमारा वेरी लेस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस।
मॉक टेस्ट तो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, इसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा 50% आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना वो उस लेक्चर से होगी, लेकिन जो बाकी के 50% प्रिपरेशन होगी ना वो आपकी मॉक टेस्ट से ही होगी। समझ में आया? मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ। अब ये 50% में भी केवल आपको मॉक टेस्ट की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी कि हाँ, मैंने 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं, हर मॉक टेस्ट को आपको अच्छे से एनालाइज़ भी करना है, देखना है कि ये जो क्वेश्चन है मेरे गलत जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या मेरे नोट्स में है कि नहीं है? नहीं है तो उसको इंक्लूड करो, अगर है तो क्यों गलत गए? रिवीजन की कमी है इसका मतलब। और अगर नहीं है तो अपनी कॉपी में इंक्लूड करो और फिर ये भी देखो जो सवाल मेरे सही जा रहे हैं, क्या उसमें मैं जितना समय देना चाहिए उतना ही दे रहा हूँ? भाई प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाता है कि इस वाले सवाल में एवरेज बच्चों का जो टाइम है वो इतना है और आपका उससे ज़्यादा है तो फिर तो गड़बड़ है। आपका समय जो है जितना उस क्वेश्चन को समय दे रहे हो वो भी कम होना चाहिए। मतलब एक पर्याप्त समय होना चाहिए। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आप 2-2 मिनट लगाओ। तो ये सारी चीज़ें हम मॉक टेस्ट में एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद अपने ऊपर काम करते हैं। तो मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाना है और उसका साथ में एनालिसिस भी करना है। 5वाँ जो गलती है, जो करते हैं, जो सिलेक्शंस जो आपकी रोकती हैं, वो है टू मैनी रिसोर्सेज़। आजकल ऑनलाइन की वजह से इतना सारा रिसोर्सेज़ हो गया ना, पहले तो रिसोर्सेज़ ही नहीं था, आजकल इतना सारा रिसोर्सेज़ हो गया कि एक जगह मन लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है। यूट्यूब पे जाके खोलोगे तो देखोगे हर इंस्टीट्यूट एकदम बेस्ट से बेस्ट अपना दे रहे हैं, तो भटक जाते हैं भाई ये। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको किसी भी एक कोचिंग के मटेरियल को फ़ॉलो करना है या फिर किसी भी एक टीचर को पकड़ना है और उसका ही रिसोर्स किसी भी एक कंप्लीट बैच को पकड़ना है और उसको ही फ़ॉलो करना है। यूट्यूब पे जाओगे डेफ़िनेटली भटक जाओगे, उन टॉपर्स की बात को छोड़ दो कि मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है, किसी का बैच नहीं लिया, छोड़ो, भाड़ में जाने दो उन टॉपर्स को, उनको कहने दो। लेकिन आप अपना एक एक ऐसे करो कि हाँ, मुझे भटकना नहीं है भाई। भटकाव बहुत ज़्यादा है। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो जो टॉपर हैं केवल यूट्यूब से जो पढ़े हैं उनको 5-5, 6-6 साल लग गए, 8-8, 10-10 साल लगे तब जाके निकल गया उनका पेपर। पहले अटेम्प्ट में अगर आपको निकालना है, आपके पास तो इतना समय नहीं है, आपको तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में निकालना है। हालाँकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट आपको लेके चलना है। तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में अगर निकालना है तो आपको एक डेडिकेटेड और एकदम एक डायरेक्शन वे में पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको केवल एक ही रिसोर्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। कई सारे रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनिटली सिलेक्शन बहुत लेट हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, यूट्यूब से हो सकता है। लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ पड़े हुए हैं। तो आपको एक ही रिसोर्स फ़ॉलो करना है, एक ही चीज़ को 100 बार पढ़ना है, बस यही है, इसी सिद्धांत को आप मान लो। 100 बार का मतलब जितनी भी आपकी कैपेसिटी है 10 बार, 5 बार, लेकिन 10 चीज़ को एक-एक बार पढ़ने से अच्छा एक ही चीज़ को आप 10 बार पढ़ लो, ये वाला बेटर है, ठीक है? समझ में आई ये बात? तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करने से बचना है। दूसरा ये मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज़ आजकल इतना बढ़ चुका है और इतने अच्छे-अच्छे ऐप्स आ चुके हैं, इंस्टाग्राम हो गया और यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें, फेसबुक हो गया। ये सब एक्चुअली हमारे दिमाग में कूड़ा-करकट भरते हैं और कुछ नहीं भरते। हमारे दिमाग को और भी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट करते हैं, डोपामाइन लेवल को और बढ़ा देते हैं और पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें डोपामाइन हमें मिलता ही नहीं है बिल्कुल, बहुत बोरिंग प्रोसेस है। अगर आप अपने ब्रेन को डेली आदत डाल रहे हो कि मैं अच्छी-अच्छी रील्स देखूँगा, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखूँगा, मूवीज़ देखूँगा, वेब सीरीज़ देखूँगा और फिर आप सोचोगे कि मैं पढ़ाई करके पेपर निकालूँ तो कैसे हो सकता है? भाई पढ़ाई करना एक बोरिंग बोरिंग सा प्रोसेस है जिसका रिज़ल्ट आपको आज नहीं लगभग डेढ़ 2 साल बाद मिलने वाला है। वहीं सोशल मीडिया आपको तुरंत मज़ा आता है, रील्स जैसे देखो तुरंत मज़ा आता है, तो सोशल मीडिया को भाई अवॉइड करो। अगर मैं ये नहीं बोला कि आपको हमेशा अवॉइड करना है, नहीं, केवल आपको 1 से डेढ़ साल जब तक आपकी प्रिपरेशन ईयर वाली इसमें तो आप बिल्कुल भी इनको हटा दो। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो। केवल आप व्हाट्सएप रखो, चैट वगैरह के लिए थोड़ा बहुत के लिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, बच्चों के लिए तो टेलीग्राम बनाएँ, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं और यूट्यूब पे केवल लेक्चर्स वगैरह देखो, ठीक है? कोई शॉर्ट्स वगैरह मत देखो। और मैं कहूँगा ना लैपटॉप में थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री रहता है, लैपटॉप में थोड़ा-सा कम डिस्ट्रैक्शन रहता है, ऐज़ यूजुअल ऐज़ कम्पेयर टू मोबाइल, ठीक है? क्योंकि लैपटॉप में उतना कन्वीनिएंट नहीं रहता यूट्यूब शॉर्ट्स देखना और रील्स वगैरह देखना और मतलब समझ रहे हो ना? तो लैपटॉप पे आप थोड़ा-सा ज़्यादा अगर लैपटॉप पे पॉसिबल हो तो लैपटॉप से पढ़ो। अगला है हमारा बेसिक कमज़ोर होना, मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो। एक्चुअली मैंने इसको ही फ़ोकस क्यों किया? देखो रीज़निंग तो लगभग सभी की मज़बूत होती है, ये ठीक है और रीज़निंग लगभग सभी कर लेते हैं। 50 में से लगभग उनके 45 प्लस तो आ ही जाते हैं लगभग सभी के। हालाँकि ये जो 5 नंबर है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है क्योंकि रीज़निंग सबसे ईज़ी सब्जेक्ट है और इसमें भी आप अगर कटौती कर रहे हो 5 नंबर का तो समझो आप बहुत लोगों से पीछे हो क्योंकि बहुत लोगों की रीज़निंग में 50 में से 50 आते हैं। इवन जितने भी रैंकर हैं उनके तो 50 में से 50 रीज़निंग में भी आते हैं, मैथ में भी आते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो एकदम स्कोरिंग है। इसमें तो आपको बिल्कुल छूट नहीं देनी, 90 आउट ऑफ 90 लेकर आना है आपको मेंस में। रही बात इंग्लिश में तो आपको 135 में से 130 प्लस का ही टारगेट बना के चलना है। देखो हाँ, मैंने बोल दिया हवाबाजी में बोल दिया कि हाँ भाई बोलना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन जब आप बोलोगे, जब आप सोचोगे तभी तो उसको कर पाओगे। करने से पहले तो आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले आप अंदर से सोचो कि हाँ, मुझे 130 से पहले 130 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, 130 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। और जो आप चीज़ सोच सकते हो ना डेफ़िनिटली आप उसको पूरा कर सकते हो।
बात आई समझ में? जो आप चीज़ सोच सकते हो, उसको डेफ़िनिटली पूरा कर सकते हो। बस पूरा करने वाला होना चाहिए। तो अपने अंदर एक ये डेवलप करो, एक गट्स डेवलप करो कि हाँ भाई, मैं ये कर सकता हूँ। एक माइंडसेट डेवलप करो। माइंडसेट ही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो अपना माइंडसेट बनाओ कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एंड आई विल। उन नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल दूर हो जाओ जो बोलते हैं भाई नहीं, नहीं हो रहा, नहीं होगा यार, कंपटीशन इतना ज़्यादा और हम कहाँ हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। 1 साल बीत गया यार, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा। आप बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी के साथ, भले ही आपको अभी-अभी नहीं मिल रहा, आप सपोज़ इस तरीके से रेंग रहे हो, इस तरीके से रेंग रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा 6-7 महीना बाद, 8-10 महीने बाद, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो। ये नहीं कि ऐसे करो, नहीं आप लगे रहो। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर आपका ग्राफ इस तरीके से चढ़ेगा। समझ में आया? तो आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो भाई, भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं है, इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा। ऊपर एकदम डायरेक्टली वो हाइक करेगा। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, भगवान के ऊपर बिलीव करना है, जो भी होगा अच्छा होगा। हमारे हाथ में केवल कर्म है, कर्म करते रहो, फल अपने हाथ में नहीं है। तो हम जितना कर सकते हैं केवल कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ बनाने से तो अच्छा है ना कि हम कर्म करें। कुछ ना कुछ खाली बैठने से तो अच्छा है भई, अपने भाग्य पर निर्भर होने से अच्छा है कि हम अपने भाग्य खुद बनाएँ, खुद मेहनत करके। ठीक है? तो ख़ैर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।